हेलो एवरीवन, आप लोगों का एक बार फिर से प्रथम क्लासेस के यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो आप लोगों की दरोगा की तैयारी कैसी चल रही है ना। आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करिए। अगर आपको कोई हेल्प चाहिए या किसी भी तरह का आपको कोई वीडियो चाहिए कि आप कोई स्पेशल वीडियो चाहिए तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए। बाकी जो लोग चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, है ना, क्योंकि आपको पता है कि इस चैनल पर जो है दरोगा, बिहार एसएससी और बीपीएससी इन सभी से रिलेटेड जो है क्लासेस कंडक्ट किए जा रहे हैं, रेगुलर किए जा रहे हैं। अभी हम लोग, जैसा आप लोगों को पता भी होगा, कि बिहार दरोगा के पीवाईक्यूज को डिस्कस कर रहे हैं। टॉपिक वाइज वीडियो भी मैंने शुरू कर दी है, वो भी आप देख सकते हैं। बहुत सारे टॉपिक्स जो हैं वो अब जो है उसके वीडियोस डाले जा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग करने क्या वाले हैं, तो पिछले क्लास में जो हम लोगों ने 24 अप्रैल 2022 का जो दरोगा का मेंस पेपर हुआ था, ठीक है, जो मेंस पेपर हुआ था उसके हमने जो 40 क्वेश्चंस किए थे, है ना। एक वीडियोस में 70-80 क्वेश्चन करना पॉसिबल नहीं हो पाता, तो इसलिए मैं उसको 2 पार्ट में करता हूं, ठीक है। तो अब आज जो हम लोग बाकी जो रिमेनिंग क्वेश्चन है, आई थिंक 37 to 40 क्वेश्चन है, जिसको हम लोग यहां पर डिस्कस करेंगे, ठीक है। क्लास थोड़ी लंबी रहती है, 1 घंटे ऑलमोस्ट रहती है, तो आप लोग आराम से क्लास को देखिए, है ना। आपको जितना डिटेल यहाँ पर मैं बताऊंगा वो आपके आने वाले दरोगा के एग्जाम में, बिहार एसएससी के एग्जाम में, इवन अगर आप अगले बीपीएससी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उन एग्जाम्स में भी ये बहुत हेल्पफुल होगा, ठीक है। चलिए बाकी क्लास को स्टार्ट करते हैं और हम लोग अपने पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। हमारा आज क्वेश्चन नंबर 41 से स्टार्ट होगा, ठीक है। तो जिन लोगों ने पहले वाला वीडियो नहीं देखा, पार्ट 1 नहीं देखा है, तो वो लोग जाकर के, क्योंकि ये आप क्लियरली यहाँ देख रहे हैं ये पार्ट 2 है ना, तो आप लोग पहले पार्ट 1 भी देख लीजिए, ठीक है। चलिए हम लोग क्लास को शुरू करें। तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन जरा देखिए सामने आपके। क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु केवल पाराबैंगनी तरंगों की प्रतिक्रिया में अपनी सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करती हैं। यहाँ क्वेश्चन इंग्लिश में देख सकते हैं क्या लिखा हुआ है, जो लोग इंग्लिश माध्यम के बच्चे हैं, कि विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स इमिट्स इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इट्स सरफेस ओनली इन रिस्पॉन्स टू अल्ट्रावायलेट वेव्स। देखिए यह समझना होगा आपको क्वेश्चन को। बहुत सारे मेटल्स हैं, कुछ मेटल्स ऐसे हैं जो सामान्य लाइट यानी विजिबल लाइट जिसको हम लोग बोलते हैं, दृश्य प्रकाश बोलते हैं, उसके कांटेक्ट में आने से ही वो अपने इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करने शुरू कर देते हैं, ठीक है। और कुछ ऐसे भी एलिमेंट हैं जो अल्ट्रावायलेट रेज पड़ने पर ही वो अपने इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन करते हैं। और यहां आपसे वही पूछा है कि इसमें से वो कौन सा है, तो देखिए इसमें से जो आपका आंसर होगा वो हो जाएगा जिंक। ये आंसर क्या हो जाएगा, जिंक। जिंक है, ठीक है। जिंक के साथ अगर मैं बात करूं तो और कौन कौन से तत्व हैं, जैसे जिंक की अगर मैं बात करूं उसके अलावा आप देखेंगे, ठीक है, जैसे मैग्नीशियम धातु है, कैडमियम धातु है ना। ये सब ऐसी धातुएं हैं जो पाराबैंगनी किरणों के पड़ने पर ही, उनकी सतह पर पड़ने पर ही ये अपने इलेक्ट्रॉन को इमिट करते हैं, उत्सर्जित करते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना है। तो जिंक के अलावा अगर मैं बात करूं, जिंक के साथ इनके अलावा मैंने जैसा कहा कि जैसे कैडमियम है, आप उसको CD से आप डिनोट कर सकते हैं, है ना। आपका क्या हो गया, कैडमियम हो गया, आपका पोटेशियम आप उसको K से डिनोट कर सकते हैं। ये सब जो धातुएं हैं ये पाराबैंगनी किरण के पड़ने पर ही अपने इलेक्ट्रॉन को इमिट करती हैं। और बाकी जैसे ऑप्शन में, अच्छा एक सेकंड, यहां पर जिंक और पोटेशियम दोनों ऑप्शन में दे दिया है। देखिए अगर जिंक और पोटेशियम दोनों ऑप्शन में तो इसका आंसर दोनों ही फिर हो जाएगा, ठीक है। देखिए तो यहां पर A और B जो आपका B और C जो है ये दोनों ही ऑप्शन एक्चुअली हो जाएगा, ठीक है। आपको इसको ध्यान में रखना है। ये एक्चुअली एक सेकंड मैं थोड़ा सा इसको करेक्ट कर देता हूं, है ना, इसको थोड़ा सा मैं करेक्ट देता हूँ। इसमें पोटेशियम आई थिंक नहीं होगा तब, है ना, इसमें पोटेशियम नहीं होगा, इसमें हो जाएगा आपका जिंक के साथ कैडमियम और मैग्नीशियम हो जाएगा, पोटेशियम नहीं होगा, सॉरी, क्या हो जाएगा, जिंक के साथ इसमें मैग्नीशियम हो जाएगा। सोडियम, पोटेशियम और सीजियम ये ऐसे धातु हैं जो सामान्य प्रकाश पड़ने पर, जिसको हम लोग विजिबल लाइट कहते हैं, या हम इसको हिंदी में दृश्य प्रकाश कहते हैं। क्या कहते हैं हम इसको, दृश्य प्रकाश कहते हैं, विजिबल लाइट, है ना, प्रकाश कहते हैं, यानी कि जिसको हम लोग विजिबल, है ना, विजिबल लाइट कहते हैं, विजिबल लाइट। इसके पड़ने पर ही ये क्या होते हैं, अपने सतह से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन करते हैं। तो थोड़ा सा इसको आप लोग करेक्ट कर लीजिएगा और ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो यहां आंसर क्या हो जाएगा, जिंक हो जाएगा, जिंक के साथ कैडमियम, मैग्नीशियम ये सब हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2, क्या हो जाएगा, तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारा हो गया, कह रहा है कि नामेरी टाइगर रिजर्व जो है, टाइगर रिजर्व से मैंने पहले भी कहा कि बहुत सारे क्वेश्चन नेशनल पार्क, टाइगर रिजर्व से हर एग्जाम में एक क्वेश्चन तो एटलीस्ट दिखेगा। तो नामेरी टाइगर रिजर्व जो है वो कहां पर लोकेटेड है, कौन से राज्य में,
ये बहुत आसान है, अगर आपने पढ़ा है तो इसका आंसर करना बहुत आसान है। वो क्या है? असम। नामेरी टाइगर रिजर्व जो है वो असम में है। असम में और भी टाइगर रिजर्व या नेशनल पार्क, बहुत सारे नेशनल पार्क टाइगर रिजर्व भी होते हैं, ठीक है। तो वही आपको बहुत सारा नेशनल पार्क यहाँ पर आप ध्यान में रख सकते हैं। जैसे अगर असम की बात करें, यहाँ पर चूंकि असम से क्वेश्चन पूछा है, तो असम में कौन कौन से जो इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क हैं, जैसे एक तो यहाँ पर है डिब्रू सैखोवा, है ना। तो एक तो हमारा क्या याद रख सकते हैं, एक हमारा हो गया डिब्रू सैखोवा, ठीक है, या सिखोवा लोग इसको पढ़ते हैं, है ना, सिखोवा, है ना। एक हो गया नेशनल पार्क, यानी शॉर्ट में एनपी लिख देता हूँ, नेशनल पार्क। इसके अलावा यहाँ पर बहुत फेमस वन हॉर्न राइनोस के लिए काजीरंगा, है ना। तो काजीरंगा है जो एक सिंघी, है ना, जो राइनोसेरस है, ठीक है, उसके लिए ये बहुत फेमस है, काजीरंगा है। इसके अलावा मानस है ना, वहाँ पर मानस जो है नेशनल पार्क है, ये भी बहुत फेमस है। इसके अलावा अगर आप यहाँ पर याद रखें औरंग है ना, औरंग नेशनल पार्क है, ये भी वहाँ पर क्या है, बहुत फेमस है। इसके अलावा आप देखें दिहांग पटकई है, या देहिंग पटकई उसको बोलते हैं, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, एक क्या हो जाएगा हमारा देहिंग, है ना, पटकई है, देहिंग पटकई। इसके अलावा रायमोना, है ना, रायमोना जो है, रायमोना नेशनल पार्क भी जो है यहाँ पर है। तो ये सब इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है जो कहाँ पर है, असम में सिचुएटेड है, आपको ध्यान में रखना है। वैसे हर स्टेट का आपको याद रखना होगा, जैसे उड़ीसा में आप सिमलीपाल का नाम सुने होंगे, ठीक है। भीतर, जैसे अगर मैं उड़ीसा की बात करूँ, यहाँ उड़ीसा का भी मैं आपको बता देता हूँ एक दो, है ना। उड़ीसा में इंपॉर्टेंट है जिसको भीतरकनिका बोलते हैं ना, इसको क्या बोलते हैं, भीतरकनिका, ठीक है, भीतरकनिका नेशनल पार्क है। यहाँ पर सिमलीपाल आपने बहुत सुना होगा, है ना, सिमलीपाल भी है, सिमलीपाल है, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ, ठीक है, तो ये यहाँ पर ये उड़ीसा का इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है। ये कर्नाटका में अगर आप आएंगे तो यहाँ पर जैसे आपको, है ना, बांदीपुर है, नागरहोल है, ये सब आप याद रख सकते हैं, ठीक है, ये सब इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है। उसी तरह आपका छत्तीसगढ़ में बहुत फेमस इंद्रावती टाइगर रिजर्व बहुत बार पूछा गया है ना, तो वो सब आप ध्यान में रख सकते हैं। इनको हम लोग वैसे डिटेल में हमको पढ़ना पड़ेगा, यहाँ से इनफ नहीं होगा। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो आप उड़ीसा का, है ना, असम का, ये सब का याद रख सकते हैं, कर्नाटका और छत्तीसगढ़ का भी ध्यान में रख सकते हैं, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल क्या है, क्वेश्चन नंबर हमारा हो जाएगा, आज का क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 3, है ना। क्या है, कह रहा है कि भारत में मीठे पानी का सबसे बड़ा जो झील है, ये तो बहुत कॉमन क्वेश्चन है, इसके बारे में लोग डिटेल भी हमने पढ़ा है, ठीक है। देखिए मीठे पानी की जो सबसे बड़ी झील है, इसी का जो प्रीवियस क्लास है मैंने झील के बारे में बहुत अच्छा डिस्कशन किया था, उसमें मैंने सारे मेन पॉइंट्स बताए थे, ठीक है। तो वो तो आपका पता है वुलर झील हो जाएगा, कहां पर है आप सबको पता होगा, ये जम्मू एंड कश्मीर में। डल झील जो है वो भी जम्मू एंड कश्मीर में ही है, ठीक है, और वो भी मीठे पानी का ही झील है। बात समझ में, ध्यान रखेंगे। अगर आपसे खारे पानी का सबसे बड़ा पूछ ले, अगर आपसे पूछ ले कि खारे पानी का बताइए भारत में, तब तो वो क्या हो जाएगा, चिल्का हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा, चिल्का हो जाएगा, चिल्का लेक हो जाएगा, ठीक है। अगर आपसे विश्व में पूछ ले तो कैस्पियन सागर होगा। कैस्पियन सागर वैसे सबसे बड़ी झील भी है और खारे पानी की वो सबसे बड़ी झील है। आपसे विश्व में मीठे पानी की पूछ ले तो लेक सुपीरियर हो जाएगा, वो विश्व में सबसे बड़े मीठे पानी की झील है। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चंस अलग अलग पूछ सकता है, ठीक है, आप ये ध्यान में रखेंगे। अगेन आपको झील को भी एक अलग टॉपिक, ज्योग्राफी का टॉपिक बहुत जल्दी शुरू होने वाला है। मैंने जो है टॉपिक वाइज वीडियो शुरू कर दिए हैं, ठीक है। आप लोग जरूर चैनल पे वीडियोस को चेक करिए कि कौन कौन से वीडियोस अपलोड हो रहे हैं, ठीक है। आप उन सारे वीडियोस को देखते जाइए। और मैं आपसे एक भरोसा दिलाता हूँ, एक गारंटी दिलाता हूँ, आप जो है 3 महीने यानी नेक्स्ट 90 डेज जो है आप इस चैनल पर स्टे करिए, नेक्स्ट 90 डेज, है ना। और मैं आपको गारंटी देता हूं आपका जीएस के सारे 90% क्वेश्चन, है ना, एटलीस्ट 90% क्वेश्चन आप एग्जाम में करके आएंगे, क्योंकि मैं सारे ही टॉपिक जो है वो अपलोड कर दूंगा, है ना। और सारे ही टॉपिक आपको डिटेल वाइज होंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट, जो आपको बहुत बड़े बड़े चैनल जो आप जानते हैं वहां पर आपको नहीं मिलेगा, कोर्स बाय करने के बावजूद भी, ठीक है। वो सारी चीज आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलना, उसका पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा। जो हमारा टेलीग्राम चैनल है प्रथम क्लास, उसको ज्वाइन कर लीजिए। खैर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। तो ये हमारा अगला सवाल अब क्या हो जाएगा, तो क्वेश्चन नंबर हम लोग बढ़ते हैं, है ना। अगला क्वेश्चन नंबर क्या है, 44 कह रहा है कि लोकसभा में
विपक्ष का नेता बनने के लिए किसी को सदन में कम से कम सीटों की कुल संख्या सुरक्षित करनी होगी, यानी कितने सीट। देखिए सिंपल, जो लोकसभा का इलेक्शन होता है तो एक पार्टी तो जीतने वाली पार्टी है ना, उसको 50% से ज्यादा सीट चाहिए, 50% से एक भी सीट ज्यादा है तो वो क्या होगा, वो विजेता पार्टी या वो पार्टी जीतती है और वो सरकार बना सकती है। यहां बात विपक्ष की हो रही है, यहां विपक्ष का नेता बनने की बात हो रही है। अगर आपको विपक्ष का नेता बनना है, मान लीजिए आपकी पार्टी नहीं जीत पा रही है और आपको विपक्ष का नेता बनना है, तो आपको कितने सीट चाहिए। देखिए लोकसभा में हम सबको पता है कि अगर मैं लोकसभा की अगर बात करूं, ठीक है, लोकसभा की अगर हम लोग बात करें तो उसमें कुल जो है वो 550 सीट, अगर क्षमता की बात करें तो 550 रहता है, ठीक है। और इसमें आपको ध्यान रखना है कि इसमें विपक्ष का नेता अगर आपको बनना है तो कितना चाहिए, 1/10, यानी कि 1/10 आपको चाहिए। यानी अगर आप 550 का 1/10 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 55, यानी कि आपको 55 सीट कम से कम सुनिश्चित करना पड़ेगा अगर आपको विपक्ष में बने रहना है ना। अगर नहीं तो आप विपक्ष में भी बने नहीं रहेंगे। बात समझ में आ रही है, ये ध्यान रखिएगा। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। सिविक्स का क्वेश्चन है। सिविक्स के अच्छे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं लेकिन आसान होते हैं, अगर आप पढ़ेंगे डिटेल में बहुत आसान लगेगा। अगला क्वेश्चन क्या है, सल्तनत काल में यह दीवाने अर्ज विभाग का था, यानी दीवाने अर्ज या दीवाने अर्ज, एक्चुअली में इसका अगर मैं नाम बोलूं ना तो दीवाने आरिज होता है, ठीक है, यहां मिसप्रिंट होगा, ठीक है, दीवाने आरिज होता है। तो दीवाने आरिज का संबंध किससे था। देखिए दीवाने आरिज जो है दिल्ली सल्तनत काल में अलग अलग पोस्ट थे, सरक जो वहाँ का जो एडमिनिस्ट्रेशन था, ठीक है, उसमें राजा जो सुल्तान था वो सबसे ऊपर होता था। सुल्तान के बाद जो वजीर होता था यानी कि प्रधानमंत्री, और वो वित्त मंत्री भी होता था, ठीक है। और उसके बाद एक पद था दीवाने आरिज का, ये दरअसल मिलिट्री यानी सैन्य अधिकारी होते थे, मिलिट्री अधिकारी होते थे, ठीक है। आपको क्या क्या ध्यान में रखना है, ठीक है, मैं वो भी बता दे रहा हूं। जैसे आपको दीवाने आरिज तो हो गया कि ये मिलिट्री या वॉर है ना, आप इसको बोल सकते हैं युद्ध, मिलिट्री और वॉर, यानी कि सेना, अगर हिंदी में मैं लिखूं तो सेना या युद्ध का, है ना, सेना या आप युद्ध दोनों ही लिख सकते हैं, ठीक है। युद्ध का वो मंत्रालय उसके पास होता था। आपको एक याद रखना है जिसको कहते हैं दीवाने रिसालत। देखिए वजीर तो बहुत आसान है, वजीर प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री होता है। एक होता है दीवाने रिसालत। ये बात हो रही है दिल्ली सल्तनत की, है ना, सल्तनत पीरियड की ही मैं बात कर रहा हूं, दिल्ली सल्तनत, ये दिल्ली सल्तनत की बात हो रही है ना, दिल्ली, क्योंकि हर जो है साम्राज्य में अलग अलग ये पद रहता है, सल्तनत, है ना, दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत में कौन कौन से इंपॉर्टेंट जो है पोस्ट थे वो आपको याद रखने हैं। जैसे एक है दीवाने रिसालत, आपको क्या याद रखना है, दीवाने रिसालत, है ना, रिसालत। अब ये दीवाने रिसालत कौन होते थे, ठीक है। देखिए जो दीवाने रिसालत होता था ये विदेश मंत्री यानी कि फॉरेन मिनिस्टर होता था। कौन होता था आपका, फॉरेन मिनिस्टर। तो ये ध्यान रखना है, ये विदेश मंत्री को बोलते हैं। इससे क्वेश्चन देखिए ये बना है तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है, ये विदेश मंत्री को कहते थे, दीवाने रिसालत विदेश मंत्री को बोलते थे। एक और पद होता था जिसको सुद्र, है ना, या फिर बोलिए कि सद्र उस सुदूर कहते थे, है ना, इसको क्या बोलते थे, सद्र उस, है ना, सदुर या सुदूर भी बोलते थे, सुदूर या सदुर जो भी आप लोग के, है ना, ये ध्यान में रख सकते हैं। ये किसको बोला जाता था, तो जो इस्लामिक कानून मंत्री होता था, इस्लामिक है चूंकि ऑब्वियसली इस्लामिक डायनेस्टी है तो इस्लामी कानून मंत्री, है ना, इस्लामी कानून, ये सब आप लिख लेंगे या स्क्रीनशॉट ले लेंगे, इस्लामी, है ना, कानून मंत्री, कानून मंत्री होते थे, ठीक है, इस्लामी कानून मंत्री। इसको क्या कहा जाता था, इसको कहा जाता था, है ना, ये पॉइंट सब है ध्यान रखिएगा, सद्र उस, है ना, सुदूर, ठीक है। इसके अलावा अगर बात करें एक और पद था जो जिसको पत्राचार यानी कॉरस्पॉन्डेंस मंत्रालय जिसको कहा जाता था, उसको दीवाने इंसा कहते थे। क्या कहते थे हम लोग उसको, दीवाने इंसा। तो आप ये भी याद रखेंगे दीवाने इंसा, ठीक है, दीवाने इंसा, दीवाने इंसा, इसको हम लोग क्या बोलते थे, पत्राचार मंत्री। एक सेकेंड, पत्राचार, है ना, मंत्री। तो ये हमारा पत्राचार मंत्री हो जाते थे, ठीक है, जिसको, है ना, कॉरस्पॉन्डेंस मिनिस्टर कहते थे या मिनिस्ट्री कहते थे। ये हमारा हो गया। इसके अलावा दीवाने आरिस तो आप जान ही रहे, जो सेना या युद्ध से संबंधित था मंत्रालय। एक होता था जिसको हम लोग बोलते थे काजी उल काजरी, है ना, या कजारी भी कहीं कहीं लिखा रहता है, काजी उल काजरी, ठीक है। एक हमारा क्या होता था, एक पद का नाम था काजी, है ना, उल काजरी, या
काजरी या है ना, कजीरी जो भी बोल लीजिए आप, ठीक है। ये पद होता था, इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये जो पद होता था ये क्या होते थे, ये न्याय मंत्री, यानी कि जो जस्टिस मिनिस्टर होते थे, न्याय मंत्री जिसको हम लोग बोलते हैं, न्याय मंत्री ये होते थे, ठीक है। तो देखिए ये अलग अलग पोस्ट हैं जो आप एग्जाम में जिससे क्वेश्चन बनते हैं। दीवाने आरिस तो पूछा गया था, बाकी मैंने आपको यहाँ सारा डिटेल बता दिया, ठीक है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर आपको लेना है, ठीक है, और नोट डाउन कर रहे हैं तो आप नोट डाउन करते हुए चलेंगे, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ मैं बढ़ता हूं, ठीक है। तो हमारा अगला सवाल क्या है, क्वेश्चन नंबर 46 की तरफ बढ़ते हैं। 46 कह रहा है क्या, जरा देखें। तो 46 कह रहा है पीटी द्वीप पक्षी अभ्यारण्य स्थित कहाँ है। देखिए ये एक निर्जन आइलैंड है, ठीक है, मतलब यहाँ पर कोई ह्यूमन सब नहीं रहता। तो ये पीटी द्वीप जो है, या पीती द्वीप भी बोलते हैं इसको, ये एक पक्षी अभ्यारण्य है। ये लक्षद्वीप में, कहाँ है, लक्षद्वीप में। लक्षद्वीप के लगभग आइलैंड में नहीं ही लोग रहते हैं, कुछ आइलैंड है जहाँ पर लोग रहते हैं, ठीक है। तो अगेन ज्योग्राफी जब हम पढ़ेंगे, इंडियन ज्योग्राफी पढ़ेंगे, तो वहाँ पर हम लोग लक्षद्वीप आइलैंड है, अंडमान निकोबार आइलैंड है, उन सबको डिटेल में समझेंगे, ठीक है। चल अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा अगला सवाल क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 47। 47 क्या कह रहा है, ये जो वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक है ये कौन सी संस्था द्वारा प्रकाशित होता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और ऐसे इस तरह के क्वेश्चंस आते भी हैं एग्जाम में, देखने को मिलते हैं। देखिए वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक की अगर आप बात करेंगे तो इसको जो प्रकाशित करने वाली संस्था है वो है IMF, है ना, जिसको आप शॉर्ट में IMF कहते हैं, और जो उसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, है ना, हम लोग क्या बोलते हैं इसको, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। देखिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण संस्था, ये संयुक्त राष्ट्र संघ की एक तरह से बैंकिंग संस्था आप इसको कह सकते हैं, ठीक है। और इसके बहुत सारे उद्देश्य हैं, कई बार तो इसके उद्देश्य भी सवाल पूछ लिया जाता है, ठीक है। और मैंने अभी कहा भी था आपको कि हम लोग संस्था को डिटेल में पढ़ेंगे, एक एक संस्था और उसके जो कुछ की पॉइंट्स हैं वो आपको जाने। जैसे यहाँ IMF के बारे में ही अगर मैं आपको कुछ बताऊं तो इसकी स्थापना जो है ब्रिटेन वुड सम्मेलन के द्वारा 1944 में, 1944 में हुई, ब्रिटेन वुड सम्मेलन के द्वारा हुए। देखिए ये शुरू हुआ 1945 में, लेकिन स्थापना 1944 में ही हो गई थी। शुरू 1945 में हुआ, लेकिन स्थापना 1944 में ही हो गई थी इसकी, ठीक है। इसके अलावा आपसे पूछ सकता है कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ है। IMF का अगर आपसे हेडक्वार्टर पूछे तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा वॉशिंगटन DC, है ना। ये क्या हो जाएगा हमारा, तो वॉशिंगटन DC, ठीक है। वॉशिंगटन DC जो है वो हमारा इसका हेडक्वार्टर, अमेरिका कहाँ है, ये अमेरिका की राजधानी है, हम सबको पता है ना। अगर नहीं पता है तो जान लीजिए भाई, ठीक है। उसके अलावा अगर आपसे पूछे इसमें सदस्य देश कितने हैं, तो वो 190 कंट्री है। और इसका जो सबसे न्यूएस्ट मेंबर है वो संयुक्त राष्ट्र का अभी मेंबर नहीं है, ठीक है, तो वो है कोसोवो, है ना। कोसोवो जो है एक कंट्री है, वो इसका IMF का रिसेंट मेंबर बना है ना। जो यहाँ है नया, मैं लिख देता हूँ नया सदस्य, ये भी आप ध्यान में रख सकते हैं, इससे भी क्वेश्चन बन सकता है, वो है ना कोसोवो, ठीक है, कोसोवो, ठीक है। कोसावो भी बोलते हैं या कोसोवो, देख लीजिएगा, है ना, तो कोसोवो, ठीक है, कोसावो। ये हो गया, 190 कंट्री इसके सदस्य हैं। उसके अलावा इससे और क्या पूछ सकता है आपसे, ठीक है। देखिए इसके अलावा जो आपसे यहाँ पर क्वेश्चन बनता है वो है कि इसका MD कौन है, इसके चीफ इकोनॉमिस्ट कौन है, ठीक है, जो मुख्य आर्थिक सलाहकार होते हैं, प्लस इसका जो उप प्रबंधक मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है, तो वो एक बहुत समय से है वो, है ना। जो MD है ना, जिसको प्रबंधक हम लोग बोलते हैं, ये तो है क्रिस्टलिना, है ना, क्रिस्टलिना जॉर्जीवा, है ना, जॉर्जीवा, आपने इनका नाम सुना भी होगा, है ना, क्रिस्टलिना जॉर्जीवा, ये MD है, ठीक है। इसके अलावा इसकी जो डिप्यूटी MD है, अब ये क्यों इंपॉर्टेंट है भाई, ऐसे डिप्यूटी उतना इंपॉर्टेंट नहीं होता, लेकिन चूंकि वो इंडियन है और वो है गीता गोपीनाथ, है ना। इससे पहले वो आर्थिक सलाहकार थी, है ना, पहली भारतीय आर्थिक सलाहकार थी UN में, ठीक है। तो गीता गोपीनाथ, और अभी वो उसकी उप प्रबंधक हैं, गोपीनाथ, गीता गोपीनाथ, ठीक है। और इसका अभी जो नया, अभी ये रिसेंट जो बना है आप कह सकते हैं, वो बना है उसका मुख्य आर्थिक सलाहकार, यानी चीफ इकोनॉमिस्ट जिसको बोलते हैं, मुख्य आर्थिक सलाहकार आपसे पूछ सकता है। क्या पूछ सकता है, मुख्य आर्थिक सलाहकार, ठीक है, सलाहकार। तो वो कौन है, देखिए उसका नाम है पियरे ओलिवर गॉरिंचस। क्या नाम है उसका, उसका नाम है पियरे ओलिवियर, है ना, ओलिवियर गॉरिंचस। नाम थोड़ा इंटरेस्टिंग है,
गॉरिंचस, ठीक है। ये है, ये सारे आप बातें जो है ध्यान में रखेंगे, ये आपसे आईएमएफ के बारे में पूछ सकता है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़े, ठीक है। अगला सवाल हमारा क्या हो जाएगा, आप लोग उम्मीद है कि इसको नोट करते जाएंगे, है ना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा सवाल क्या है कि वह प्रक्रिया जिसमें एक ऑर्चिड, है ना, एक, है ना, एपिफाइट की तरह पेड़ पर उगता है, मतलब इंग्लिश में पढ़े तो द प्रोसेस इन विच एन ऑर्चिड ग्रोज ऑन अ ट्री लाइक एन एपिफाइट इज कॉल्ड। अब इसको क्या बोलते हैं, इस तरह के बायोलॉजी के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। देखिए इसको बोलते हैं, है ना, आपने पैरासिटिज्म का तो बहुत नाम सुना होगा, ठीक है, परजीवी जिसको हम लोग बोलते हैं, ये होता है कॉमेंसलिज्म, ठीक है। यानी कि इसको जो हम लोग हिंदी में बोलते हैं, इसको बोलते हैं सहभोजिता। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सहभोजिता। देखिए सहभोजिता है क्या, क्या होता है ये सहभोजिता, ये आपको समझना पड़ेगा। देखिए सहभोजिता क्या है, ये एक ऐसी प्रक्रिया आप इसको बोल सकते हैं जहां अलग अलग जाति के दो जीव जो हैं वो एक दूसरे के साथ जो है सिम्बायोसिस यानी सहजीवी जिसको बोलते हैं या सहजीवन व्यतीत करते हैं। इसमें होता क्या है, एक जीव को दूसरे से फायदा होता है, लेकिन दूसरे को इसमें ना फायदा ना नुकसान, एक को फायदा होता है और दूसरे को ना फायदा होता है ना नुकसान। अब कभी आपने आम के पेड़ में, है ना, जो एक उसको अमरलत्ता भी कहा जाता है ना, उस तरह का एक प्लांट आपने देखा होगा ना, वो जो क्रीपर्स टाइप जो है, वो क्लाइंबर्स टाइप बोल लीजिए, वो उस पर, है ना, निकल आता है। वो उसके जो कहाँ से निकलता है, वो उसके तना सबसे निकलता है, यानी कि उसके जो बार्क हैं, है ना, या स्टेम है, वहाँ से निकलता है, ठीक है। और वो बार्क सब में जो स्टोर्ड फूड होता है उसको कंज्यूम करता है। इससे प्लांट को भी बहुत कुछ नुकसान नहीं होता, इसलिए कहा जा रहा है कि एक को तो फायदा हो जाता है और दूसरे को ना फायदा ना नुकसान होता है, तो वो होता है आपका सहभोजिता। तो सहभोजिता आप ध्यान में रखेंगे, मैं इतना लिखूंगा नहीं, आप क्या याद रखेंगे। देखिए एक ऐसी प्रक्रिया बोल सकते हैं जिसमें अलग अलग जाति के दो जीव, है ना, आपसी सहजीवन करते हैं, जिसमें एक जीव को फायदा होता है दूसरे से, लेकिन दूसरे को कोई नुकसान नहीं होता, कोई फायदा नहीं होता, ना फायदा ना नुकसान होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो आपसे कभी कभी स्टेटमेंट देके भी क्वेश्चन पूछ सकता है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा हो जाएगा अगला सवाल, जिसको प्राचीन भारत में वनवासियों को किस नाम से जाना जाता है। देखिए इसके बारे में जो हमारा महाभारत जो महाकाव्य, उसमें भी इसके बारे में मेंशन है, वो कहा जाता है निषाद, है ना। हिंदी में इसको हम लोग इस तरह से लिखेंगे, निषाद कहते थे। क्या कहते थे, जो वन में रहने, एक तरह से वन का जो मालिक होता था या वन में रहने वाले जो लोग होते थे उसको निषाद कहते थे, वनवासियों को, ठीक है। तो ध्यान में रखेंगे। आजकल हम लोग जो वन में लोग रहते हैं उसको जनजाति कह देते हैं, ठीक है। आगे बढ़े, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 50। क्या कह रहा है, क्वेश्चन 50 कह रहा है कि देवसा दर्रा, है ना, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। देखिए दर्रे से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो दर्रा भी आपको याद रखना है। अगेन यहां से आपको सारे वो पॉइंट्स नोट करने जो आपको पढ़ने हैं। आपको दर्रा पढ़ना है, आपको पंचवर्षीय योजना पढ़ना है, आपको प्राइज, है ना, अवार्ड्स पढ़ने हैं, ना, आपको ये सारी चीजें जो जो आ रही है, आपको बायो में कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है, हिस्ट्री का क्या पढ़ना है, ये सब आपको PYQ से क्लियर होता जाएगा, ठीक है, और वो हो भी रहा होगा, है ना। खैर, तो देखिए देवसा दर्रा जो है वो हिमाचल प्रदेश का एक दर्रा है। तो अभी आप यहाँ पर ध्यान में कर रखेंगे, ये हिमाचल प्रदेश का क्या है, एक दर्रा है। इसमें कोई हमको लगता है आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। बाकी कई सारे और दर्रे हैं जो आपको पढ़ने चाहिए, ठीक है, जो आप जोजिला है, बारालाचा है, ठीक है, बहुत सारे दर्रे हैं, ठीक है, जो आपको अलग से पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। खैर अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा अगला सवाल हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 51 क्या कह रहा है, जरा देखिए। 51 कह रहा है क्या कि निम्नलिखित में से किस पौधे का परागकण एलर्जेन है, मतलब एलर्जेंट का तरह है, तो वो होता है पार्थेनियम, ठीक है। देखिए पार्थेनियम जो है एक ऐसा प्लांट है जिसका जो परागकण होता है, जो पुष्प के ऊपर वाला वो जो कण निकलता है ना, वो एलर्जेटिक होता है, ठीक है, वो हमारे लिए हार्मफुल होता है। तो हमें ध्यान रखना है, बाकी इसमें ऐसा कुछ है नहीं। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ये बायो का इस तरह का सवाल पूछा ही जाता है, ठीक है। अगले सवाल में हम बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा जाइलम का भाग नहीं है। देखिए जाइलम के बारे में आपने सुना होगा, ये एक संवहन उत्तक है, दो होते हैं, जाइलम और फ्लोएम होते हैं। जाइलम जो कि पानी यानी जल और बाकी जो न्यूट्रिएंट्स है उसका ट्रांसपोर्टेशन करता है ना, जड़ से बाकी भाग में पत्तियों तक, है ना। वहीं फ्लोएम क्या करता है, जो पत्तियों में बना भोजन है उसको पौधे के सभी भागों तक पहुंचाने का काम करता है, ठीक है। तो वो एक संवहन उत्तक है, ठीक है। अब यहां पर पूछा जाइलम का कौन सा पार्ट नहीं है। देखिए डक्ट,
डक्ट को है ना, इसको हम लोग बोलते हैं, डक्ट को ही वाहन, इसको जो हम लोग वाहनिकाएं बोलते हैं। डक्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, आप ये ध्यान में रखेंगे, डक्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, वाहनिकाएं, है ना। इसको ट्रैकियार्ड भी बोलते हैं, ठीक है, तो हम लोग इसको वाहनिकाएं बोलते हैं। तो यहाँ से हिंदी में जो लोग है ना वाहनिकाएं, है ना, काएं, ठीक है। तो डक्ट्स तो होता ही है, ये तो होता है उसमें। वेसल्स, इसको वाहिकाएं बोलते हैं ना, इसको वाहिका या वाहिकाएं जो भी लिखिए ये बोलते हैं, और ये भी जाइलम में होता है, ठीक है। उसके बाद है सीव ट्यूब, है ना। सीव ट्यूब, इसको हम लोग बेसिकली कहते क्या है, देखिए सीव ट्यूब जो है इसको हम लोग है ना, देखिए दो होता है, एक और जो होता है इसको जाइलम तंतु और जाइलम मृदुतक, यानी कि जाइलम फाइबर और जाइलम पेरेन्काइमा बोलते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ फाइबर तो होता है, ये सीव ट्यूब नाम का कुछ नहीं होता है, ठीक है, और ये जाइलम फाइबर होता है, ठीक है। तो इसमें ध्यान रखना है कि एक क्या होता है, एक और जाइलम फाइबर होता है, ठीक है, फाइबर हो गया, ठीक है। और एक होता है जिसको हम लोग जाइलम तंतु, इसी को जाइलम तंतु, हिंदी में फाइबर को देखो फाइबर को तंतु बोलते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना है। और एक होता है हमारा जाइलम मृदुतक, जिसको पेरेन्काइमा कहते हैं, जाइलम पेरेन्काइमा, ठीक है। तो एक होता है क्या आपका, सॉरी मैं उल्टा लिख रहा हूँ, एक सेकेंड, मैं इसको स्पेलिंग एरर हो गया है, चलिए। तो ये हो गया, सॉरी, तो ये हो तो ये हो जाएगा जाइलम फाइबर, ये हो जाएगा जाइलम मृदुतक, है ना, मृदुतक, जिसको जाइलम पेरेन्काइमा कहते हैं। तो आपको ये ध्यान में रखना है, जाइलम के 4 भाग हैं, वाहिकाएं जिसको डक्ट या ट्रैकियार्ड भी बोलते हैं, वाहिकाएं जिसको वेसल्स बोलते हैं, एक हमारा जाइलम फाइबर हो गया जिसको जाइलम तंतु बोलते हैं, और जाइलम मृदुतक जिसको जाइलम पेरेन्काइमा कहते हैं। ये आपको याद रखने हैं। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ें, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 52 हो जाएगा, है ना। 52 तो आई थिंक हो गया, है ना। चलिए हमारा 53 होगा, ठीक है। तो 53 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भारत के जैव विविधता हॉटस्पॉट का प्रतिनिधित्व करता है, ठीक है। देखिए भारत की जब आप बात करते हैं और जैव विविधता क्षेत्र की बात करते हैं, तो मैंने पहले भी आपको बताया था। देखिए सबसे पहले मैं जैव विविधता हॉटस्पॉट की अगर बात करूं, ये अगर पूरी दुनिया की अगर बात करी जाए ना, पूरी दुनिया की अगर मैं बात करूं, है ना, पूरी दुनिया की मैं अगर बात करूं, विश्व की बात करूं, तो ये 36 हैं। कितने हैं? 36। कुल 36 जो हैं वो बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट यानी जैव विविधता तप्त स्थल है। ये स्थल क्या होते हैं, देखिए इनमें और बाकी स्थलों में क्या फ़र्क है। देखिए इसमें इतना ही फ़र्क है कि ये ऐसे क्षेत्र होते हैं जहाँ का क्लाइमेट जो है वो अलग अलग प्रजातियों के, बहुत सारी जीव के, बहुत सारे जो है पौधे और जीव की प्रजातियों के लिए सहायक होता है। यानी ये ऐसे क्षेत्र होते हैं जहाँ आपको सबसे ज़्यादा डाइवर्सिटी दिखेगी जीव जंतु और पौधे को लेकर के। यानी यहाँ बहुत सारी भिन्न भिन्न प्रकार की जो जीव जंतु पौधे ये सब आपको देखने को मिलेंगे। तो ये बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट होता है। और ये इसको हॉटस्पॉट इसलिए कहा गया, और कारण है क्योंकि कहीं ना कहीं मानवीय कारणों के कारण ये सारे क्षेत्र अभी के समय में खतरे में आ गए हैं, ठीक है। इसलिए इसको जो है बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट के रूप में आइडेंटिफाई किया है और इसमें उसको प्रोटेक्ट, इसके संरक्षण के लिए कार्य किया जा रहा है, ठीक है। चलिए भारत में 4 हैं, उसमें से एक सबसे ज्यादा फेमस कौन है, हमारा वेस्टर्न घाट का, ठीक है। तो बाकी 3 कौन, देखिए अगर दुनिया में मैंने जैसे कहा कि दुनिया में आपका कितना है, तो दुनिया में तो आपका 36 है, भारत में 4 हैं। भारत में एक तो आपका हो गया, मैं चारों वैसे लिख दे रहा हूं, एक हमारा क्या हो गया पश्चिमी घाट, एक तो हमारा क्या हो गया, एक हमारा हो गया पश्चिमी घाट, ठीक है, यानी जिसको आप वेस्टर्न घाट कहते हैं, पश्चिमी घाट हो गया। उसके बाद एक हमारा जो हो गया वो कौन सा है, उत्तरी हिमालय। देखिए इसमें ऑप्शन में जो है पश्चिमी हिमालय दिया, लेकिन यहाँ उत्तरी हिमालय होता है, तो आपको ध्यान में रखना, एक हमारा क्या हो गया उत्तरी हिमालय, ठीक है, एक हमारा उत्तरी हिमालय हो गया। उसके अलावा एक और अगर मैं बात करूं तो वो कौन सा हो गया, इंडो बर्मा वाला क्षेत्र। कौन सा हो गया हमारा, इंडो बर्मा वाला क्षेत्र, इंडो बर्मा क्षेत्र, ठीक है, तो ये हो गया। और तीसरा जो जैव विविधता वाला क्षेत्र है उसको हम लोग बोलते हैं सुंडालैंड, है ना, तो सुंडालैंड जो है ये हो गया। ये 4 जैव विविधता वाले भारत में क्षेत्र हैं,
चारों आपको याद होने चाहिए, क्वेश्चन बनते हैं। और ये बिहार एसएससी में पूछा था, ये बिहार दरोगा में देख लीजिए, है ना। तो क्वेश्चंस रिपीट होंगे, इसलिए मैं आपको डिटेल में सारा सॉल्यूशन करवा रहा हूँ, ठीक है, कि ताकि आपको अगर रिपीट हो तो आप बना सकें। क्वेश्चन क्या है कि कैप्रोलेक्टम का उपयोग किसके निर्माण के लिए किया जाता है। देखिए कैप्रोलेक्टम का निर्माण उपयोग जो है वो नायलॉन 6 के लिए, आपको ध्यान में रख लेना है, किसके निर्माण के लिए किया जाता है, तो इसको नायलॉन 6 के निर्माण के लिए किया जाता है, ठीक है। केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़े, हमारा अगला सवाल होगा क्वेश्चन नंबर 55। 55 कह रहा है क्या, 55 कह रहा है कि स्वेथलिंग कप किस खेल से में। अब ये देखिए स्पोर्ट्स के टॉपिक, स्पोर्ट्स है ना, यानी कि खेल, खिलाड़ी, महत्वपूर्ण खिलाड़ी और जो है उससे संबंधित शब्द पूछा जाता है, तो उसके संबंधित कप और जो है शब्द पूछा जाता है। तो ये टेबल टेनिस से संबंधित है। देखिए स्वेथलिंग कप जो है वो किससे संबंधित है, वो टेबल टेनिस से, ये आपको याद रखना है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 56 हमारा हो जाएगा। 56 क्या कह रहा है, हस्तिनापुर की खुदाई है ना कौन से साल में हुई थी, किस मतलब ईयर में हुई थी। देखिए कौन से किस साल के बीच में हुई थी। देखिए हस्तिनापुर की अगर मैं बात करूं तो ये हुआ था 1950 से 52, यानी कि एक्चुअली 1952 हुआ था, तो 1950 से 52 के बीच में हस्तिनापुर की खुदाई हुई थी। और इसको करवाने वाले जो व्यक्ति थे वो कौन थे, बीबी लाल। आपने सुना होगा, बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्टोरियन भी है ये बीबी लाल, है ना। तो बीबी लाल इन्होंने करवाया था और इन्होंने निष्कर्ष ये निकाला था कि जो महाभारत का काल था वो क्या था, इसके अकॉर्डिंग जो है महाभारत का जो काल था, महाभारत है ना, महाभारत का काल जो है, समय जो था वो आज से यानी मतलब ये बेसिकली 900 ईसा पूर्व, आज से तो बहुत पुराना हो गया, 900 ईसा पूर्व का है, ठीक है, 900 ईसा पूर्व, ठीक है, आपको ध्यान में रखना है। चलिए तो 900 ईसा पूर्व जो है वो महाभारत का काल था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, हो जाएगा 57। क्वेश्चन नंबर 57 क्या कह रहा है भाई, 57 कह रहा है क्या कि निम्नलिखित में से किस लेंस का उपयोग करके मानव आंख की मायोपिया समस्या, मायोपिया को ही हम लोग क्या बोलते हैं, निकट दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष है ना, दृष्टि दोष कहते हैं। अच्छा ये भी दृष्टि दोष बड़ा इंटरेस्टिंग होता है, हमने क्लास 8-9 में पढ़ा था, ठीक है। निकट दृष्टि दोष के लिए हम लोग कौन सा लेंस प्रयोग करते हैं, सबसे पहले ये समझिए। देखिए निकट दृष्टि दोष की अगर आप बात करेंगे तो इसमें होता क्या है कि इसमें उल्टा होता है। सुनने में लग रहा है निकट दृष्टि दोष का मतलब निकट की चीज नहीं दिख रही, नहीं, निकट की चीज आपको इसमें साफ साफ दिखती है, इसमें आपको दूर की चीज नहीं दिखती, है ना। नाम पता नहीं उल्टा क्यों रखा गया है, इसको निकट दृष्टि दोष कहते हैं। और इसको दूर करना है तो आपको कॉनकेव लेंस यानी अवतल लेंस का प्रयोग करना होगा, अवतल। और वहीं अगर आपको क्या हो, हाइपर मायोपिया हो, जिसको दूर दृष्टि दोष कहते हैं, ठीक है, फार साइटेडनेस कहते हैं, जिसमें आपको दूर का दिखता है बट नजदीक का नहीं दिखता, तब आप कॉन्वेक्स लेंस का प्रयोग करेंगे। तो ये याद रखेंगे, बहुत बेसिक क्वेश्चन है साइंस का, क्लास 8, 9, 10 के लेवल का है। आगे बढ़े अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर हमारा हो जाएगा 58, है ना। 58 क्या कह रहा है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु हड़प्पा के दफन स्थल में नहीं मिला था। देखिए हड़प्पा में आपको पता है पॉटरी मिला ही है, ठीक है ना, बर्तन ज्वेलरी मिला ही है ना, कॉपर ग्लासेस मिला ही है, नहीं मिला है कौन सा, तो ये हो जाएगा इसका आंसर, यानी कॉटन क्लोथ, सूती वस्त्र नहीं मिले थे। हड़प्पा के किसी भी स्थल में सूती वस्त्रों का कोई अवशेष नहीं मिला था, याद रहेगा, ठीक है। अब अगेन हड़प्पा से कई क्वेश्चन बिहार एसएससी, बिहार दरोगा में देखने को मिला है, तो क्या करना है आपको, हड़प्पा मतलब बेसिकली सिंधु घाटी सभ्यता को जाकर के डिटेल में पढ़ना है। और रही बात मेरी, अभी हिस्ट्री के क्लास थोड़े आने में लेट है, आप लोग तब तक खुद से पढ़ सकते हैं, मैं हिस्ट्री का, क्योंकि अभी मुझे सिविक्स और बाकी स्टैटिक टॉपिक सबका मैं क्लास अभी ले रहा हूँ, ठीक है। चलिए अब 9 है ना, तो 59 क्वेश्चन नंबर 59 हमारा क्या कह रहा है, जरा देखिए। तो 59 कह रहा है क्या कि निम्नलिखित में से कौन सी श्रृंखला पश्चिमी घाट का हिस्सा नहीं है। अगर आपने भारतीय ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी पढ़ा है, भारतीय भूगोल पढ़ा है, तो ये बहुत आसानी से आप आंसर कर सकते हैं। तो कौन सा नहीं है, देखिए अगर मैं अन्नामुड़ी की बात करूं, सबसे पहला ऑप्शन है हमारा अन्नामुड़ी, है ना। तो अन्नामुड़ी की बात करें तो ये तो पश्चिमी घाट का सबसे ऊंचा पहाड़ी है ना, मतलब सबसे ऊंचा पर्वत है ये पश्चिम। अगर इसकी बात करें तो ये पश्चिमी घाट है ना, पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी है, सबसे ऊंची चोटी है ना,
ऊंची, या इवन आप ऐसा भी कह रहे हैं कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी भी यही है ना, तो सबसे ऊंची चोटी है, पर्वत है, ठीक है। कितनी ऊंचाई है इसकी, ये भी आपसे पूछ लिया जाता है, तो 2695 है, ठीक है। कितनी है, 2695 मीटर है, ठीक है, ये ध्यान में रखना है। तो ये तो अन्नामुड़ी की अगर मैं बात करूं तो ये आपका पश्चिमी घाट में ही है, ठीक है। अब बात करते हैं पालनी या पलानी हिल्स की बात करते हैं, ठीक है। तो पलानी हिल्स या पलानी की पर्वत जो है ये आपको कहाँ मिलेगा, ये आपको तमिलनाडु में मिलेगा। कहाँ मिलेगा आपको, तमिलनाडु में, है ना, तमिलनाडु में मिलेगा। कहाँ मिलेगा आपको, तो तमिलनाडु में मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ एक चीज समझिए कि तमिलनाडु में जो ये इसको जो है पश्चिमी घाट का ही पूर्वी विस्तार कहा जाता है। जो पलानी की पहाड़ियां हैं इसको पश्चिमी घाट का ही, पश्चिमी घाट का पूर्वी विस्तार कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पूर्वी विस्तार कहा जाता है, ठीक है। तो ये भी पश्चिमी घाट का हिस्सा हुआ। अब आते हैं कार्डेमम की बात। कार्डेमम की पहाड़ी जो है इसको हम लोग इलायची की पहाड़ी भी बोलते हैं ना। कार्डेमम ये इलायची की पहाड़ी है ना, इलायची की पहाड़ियां भी कहते हैं, पहाड़ियां कहते हैं, पहाड़ियां कहते हैं ना। अब इलायची की पहाड़ियां जो है वो अगर आप देखेंगे तो जो नीलगिरी की पहाड़ियां, नीलगिरी हिल्स जो पश्चिमी घाट का हिस्सा है, ठीक है, उसी के वो नीचे है, ठीक है। तो आप ये भी ध्यान रखेंगे, ये क्या है, सॉरी नीलगिरी में बोल रहा हूँ, नीलगिरी भी वहीं पर है एक्चुअली, वो अन्नामलाई जो है, अन्नामलाई उसके नीचे है, ठीक है। तो आप ये ध्यान रखेंगे, ये इलायची की जो पहाड़ियां हैं ये अन्नामलाई है ना, अन्नामलाई जो है उसके दक्षिण में, अन्नामलाई के दक्षिण में है, ठीक है, दक्षिण में। और ये भी पश्चिमी घाट का ही बात है ना, पश्चिमी घाट का ही पार्ट है। कौन नहीं है, तो वो हो जाएगा हमारा कॉमेट। अब देखो कॉमेट की अगर मैं बात करूं, इसका आंसर कॉमेट नहीं बोलते इसको एक्चुअली, कॉमेट तो एक जो है, जो हमारा स्पेस है वहाँ पर जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं उसको हम लोग कॉमेट बोल देते हैं, ठीक है, ग्रह सब आ जाते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं कामेत, है ना, क्या बोलते हैं हम इसको, कामेत का पर्वत, ठीक है। तो कामेत हम इसको बोलते हैं, ठीक है। और इसकी अगर बात करें, देखो ये कहाँ पर है, ये उत्तराखंड का दूसरा सबसे ऊंचा 7756 है ना, ये मीटर ऊंचा पहाड़ है, बहुत ऊंचा पहाड़ है, ठीक है। ये उत्तराखंड में है, कहाँ पर है, मैं उत्तराखंड में, कहाँ है, उत्तराखंड, ठीक है, उत्तराखंड में। और ये भारत की तीसरी सबसे, उत्तराखंड की दूसरी है ना, और भारत की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है। क्योंकि दूसरा जो है, देखिए भारत की सबसे ऊंची अगर आप देखें हिमालय में देखें, वैसे तो अगर आप सारे अगर कहें तब तो आपका K2 हो जाएगा, जिसको गॉडविन ऑस्टिन कहते हैं, है ना, वो सियाचिन वाला क्षेत्र में है, ठीक है। अगर हिमालय की बात करें तो उसमें हमारा क्या हो जाएगा आपका, है ना, जो क्या बोलते हैं, जो हमारा कंचनजंगा है वो हो जाएगा, फिर हमारा नंदा देवी हो जाएगा, फिर हमारा कामेत हो जाएगा। इसलिए कामेत को जो है वो तीसरी सबसे ऊंची चोटी माना जाता है भारत के अंदर, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो हमने इसका डिटेल भी देख लिया। हमारा अगला सवाल क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 60 क्या कह रहा है, कह रहा है किस वर्ष केंद्र सरकार ने रेल बजट को आम बजट में मिला दिया। देखिए ये हुआ था 2017 में। यहाँ आपको थोड़ा डिटेल समझना चाहिए रेल बजट और आम बजट के बारे में। सबसे पहले मैं बजट की ही बात करूं या आम बजट, जो आप इसको बजट ही कहिए, है ना, इसकी सबसे पहले बजट की बात करें। एक जो क्वेश्चन बहुत कॉमन पूछा जाता है कि हमारे संविधान में बजट कौन से अनुच्छेद में है, तो सबसे पहले तो आप ये क्लियर कर लीजिए, ये है आपका अनुच्छेद 112। तो ये तो बहुत बार पूछा ही जाता है, ठीक है। अब आगे आते हैं, भारत में बजट की शुरुआत अगर बात करें, भारत में, ये भारत की बात हो रही है, और बजट की शुरुआत जो है बहुत पहले 1860 में, है ना, जेम्स विल्सन ने, या जॉन विल्सन एक्चुअली, है ना, किसने शुरू किया था, तो जॉन विल्सन नहीं, जेम्स ही विल्सन है, ठीक है। तो वो जेम्स विल्सन ने किया था। किसने किया था, जेम्स विल्सन। तो इसका नाम याद रखेंगे, ये जेम्स विल्सन ने किया। किसने किया, जेम्स विल्सन। अब जेम्स विल्सन के बारे में, है ना, विल्सन ने, जेम्स विल्सन की अगर मैं बात करूं तो इसी को भारत में, है ना, यानी कि इसी को भारत में बजट प्रणाली का जन्मदाता कहा जाता है। क्या कहा जाता है, तो भारत में बजट प्रणाली का, भारत में, है ना, ये बजट प्रणाली का जन्मदाता, प्रणाली का जन्मदाता कहा जाता है, जन्मदाता कहा जाता है, जन्मदाता किनको कहा जाता है, जेम्स विल्सन को कहा जाता है, ठीक है। इसके बाद अगर देखें तो यहां से आम बजट की शुरुआत हुई, है ना,
फिर क्या हुआ, पहली जो रेलवे बजट को जो अलग किया गया, देखिए यहां तो शामिल कर दिया गया है, लेकिन हम लोग पहले ये जानते हैं कि अब रेल बजट की अगर मैं इसी में बात करूं, ठीक है, देखिए रेल बजट को है ना सबसे पहले अलग किया गया था, सबसे पहले है ना अलग किया गया है ना, या अलग किया गया था, जो बोलिए सबसे पहले अलग किया गया, ठीक है। कब इसको किया गया था, ये किया गया था 1924 में, 1924। एक्चुअली 1920 में एक कमेटी बनी थी, उस कमेटी का नाम भी आप याद रख सकते हैं, और वो कमेटी था, इसको विलियम एकवर्थ कमेटी, उसी की सिफारिश पे ये हुआ था। तो यहाँ पर आप ध्यान में रख सकते हैं विलियम, ये पूछा जा सकता है हिस्ट्री के क्वेश्चन में, विलियम है ना एकवर्थ नाम था उसका। विलियम एकवर्थ जो है समिति ये उन्हीं से रिलेटेड है, 1920 में ये आई थी, ठीक है। और इन्होंने ही ये सिफारिश की थी कि रेल बजट को जो है आम बजट से अलग कर दिया जाए, और 1924 में सरकार ने उन सिफारिशों को माना और रेल बजट को अलग कर दिया गया था। लेकिन इतने साल बाद वापस से क्या कर दिया है, सरकार ने रेल बजट को आम बजट में मिला दिया, और ये 2017 में नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया है, ठीक है। तो आप ये सारे पॉइंट्स जो हैं वो ध्यान में रखेंगे। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, बाकी आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर हमारा हो जाएगा 61, है ना। 61 कह रहा है विजयनगर के निकट कौन सा उपनगर कृष्णदेव रॉय ने अपनी मां के नाम पर स्थापित किया था। देखिए विजयनगर साम्राज्य और कृष्णदेव रॉय का नाम भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसने जो शुरू किया था वो नागल है ना, नागलपुरम था, ठीक है। तो नागलपुरम की स्थापना जो है उन्होंने अपनी मदर के लिए, अपनी माँ के है ना नाम पर स्थापित किया था। तो ये याद रखिएगा, विजयनगर साम्राज्य जो है इतिहास का एक इंपॉर्टेंट साम्राज्य है, इसे याद रखिएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा हो जाएगा 62 क्या कह रहा है कि एक गैस CaO के साथ अभिक्रिया करती है परंतु NaHCO3 के साथ है ना, यानी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ नहीं करती, वह गैस कौन सा है। देखिए पहले यहाँ ऑप्शन थोड़ा सा गड़बड़ है, ये हो जाएगा CO2 और इसको आप काट दीजिए, इसको कर दीजिए Cl2, क्योंकि इसका आंसर होगा Cl2 है ना। ऑप्शन ये मिसप्रिंट हो गया, जो एग्जाम में ऑप्शन दिया था आपको Cl2 भी दिया था, ठीक है। तो क्लोरीन एक ऐसा गैस है जो है ना कैल्शियम ऑक्साइड के साथ कर लेता है ना, और ये आपका सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ ये रिएक्ट नहीं करता है, ये आपको याद रख लेना है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 63, ठीक है। 63 क्या कह रहा है कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को उसके पद से हटाने की प्रक्रिया एवं नियम किसके समान है। देखिए भारत में ये भी आप पहले जानिए, जो ये नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक होता है जिसको हम लोग बोलते हैं, इन्हीं को हम लोग बोलते हैं कैग। हम लोग क्या बोलते हैं शॉर्ट में, इनको हम लोग कैग बोलते हैं, ठीक है, कैग बोलते हैं। देखिए सबसे एक तो सवाल आपसे ये पूछा जाता है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कैग से संबंधित है। देखिए भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 148 है वो कैग के बारे में, उनकी नियुक्ति, उसके हटाने के बारे में और उनके अधिकारों से संबंधित है। तो ये 148 से 151 टोटल अगर आप बोले तो इतना जो आर्टिकल है वो उनसे रिलेटेड, उनके कार्यों से रिलेटेड है, ठीक है। ये ध्यान में आप रख सकते हैं, ठीक है। 148 उनके होने की बात करता है। कैग की जो है नियुक्ति जो है वो कौन करता है, ये भी पूछा जाता है। इसकी नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। एक जो सवाल पूछा जाता है वो राष्ट्रपति करता है, ठीक है। दूसरा, कार्यकाल इनका क्या होता है। इनके कार्यकाल से तो बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इनका कार्यकाल 6 वर्ष है ना या 65 वर्ष है ना, जो पहले हो जाए उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। इसके अलावा अगर देखें अभी वर्तमान में कैग कौन है, आपसे ये भी पूछ सकता है। तो वर्तमान में जो वर्तमान जो हमारा है वो कौन है, गिरीश चंद्र है ना, गिरीश चंद्र मुर्मू है ना, गिरीश चंद्र जो है मुर्मू है, ठीक है, मुर्मू है, गिरीश चंद्र मुर्मू है। ये कितने हैं, ये 14वें हैं, 14th हैं। आपसे ये भी पूछ सकता है अभी जो है वो कौन से नंबर के हैं, वो 14वें जो है ना आपका कैग है, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल हैं, ठीक है, इंडिया के। ये भी आप ध्यान में रखेंगे। इसके अलावा एक और बात आप ध्यान में रख सकते हैं, ठीक है, जो हमारे देश के जो पहले कैग थे, ठीक है, यानी कि वो कौन थे, सबसे पहले 1948 से 1954 तक रहे थे, उनका नाम था है ना वीर हरिराव, ठीक है। क्या नाम था उनका है ना, तो वो आप देखिए हरिराव है ना, उनका नाम था वीर हरिराव, ठीक है, हरिराव,
ये था, ठीक है। तो ये पहले थे, सबसे पहले, ये ध्यान में रखना है, सबसे पहले स्वतंत्र भारत की बात हो रही है, स्वतंत्र भारत के सबसे पहले थे, ठीक है। ये 1948 से 1954 तक ये रहे थे, ठीक है। यहाँ 6 वर्ष का कार्यकाल जैसा इसका होता ही है कैग का। तो ये आप ध्यान में रखेंगे, सारे की पॉइंट से इंपॉर्टेंट है। अगेन आप स्क्रीनशॉट लेते चले जाइएगा, ठीक है। बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको एक जगह पर। अच्छा, इसका आंसर क्या होगा, क्वेश्चन का आंसर मैं डिस्कस ही नहीं किया। अब जब कैग को हटाने की बात आएगी तो इनके हटाने की प्रक्रिया वैसी ही है जैसा सुप्रीम कोर्ट के जज का होता है, ठीक है। तो यहां आंसर हो जाएगा जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। तो ये ध्यान में रखेंगे। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा हो जाएगा 64, है ना। 64 क्या कह रहा है, जरा देखते हैं। तो 64 कह रहा है कि रेशम उत्पादन का संबंध है। देखिए, रेशम उत्पादन का संबंध किससे होगा, ऑब्वियसली इससे आसान क्या होगा, सिल्क से। तो सिल्क, रेशम उत्पादन का संबंध क्या है, सिल्क से। और इसको सेरीकल्चर भी कहते हैं, ठीक है। यहाँ लिखा हुआ है सेरीकल्चर जो है वो इसी से, तो सेरीकल्चर कहते हैं, ठीक है। देखिए, रेशम की अगर बात करें तो सबसे बड़ा उत्पादक जो है सिल्क का, सबसे बड़ा उत्पादक कौन है, चाइना। सबसे बड़ा, आपने सिल्क रूट का नाम तो सुना ही होगा, सबसे बड़ा उत्पादक। तो ये आज से नहीं, बहुत पहले से फेमस है ना। तो वो है चीन, ठीक है। दूसरे नंबर पर, सेकंड पर कौन है, ये है भारत। हमें भारत का याद रखना है, तो सेकंड में भारत है और चीन फर्स्ट नंबर पर है, आप ये याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वैसे रेशम कैसे प्राप्त किया जाता है उसका एक पूरा प्रोसेस है, और कभी कभी उसके अंदर से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो जब आप साइंस पढ़ेंगे तो उसको जरूर ध्यान दीजिएगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन विश्व का सबसे हानिकारक जलीय खरपतवार है। तो इसको है ना, इसको एक्रोनिया या एसरनिया भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये एसरनिया हो जाएगा। ये विश्व का सबसे हानिकारक जलीय खरपतवार है, याद रख लीजिएगा। हार्मफुल एक्वेटिक, है ना, वीड है। तो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ें। ये सब साइंस का क्वेश्चन है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। साइंस के हम लोग भी डिटेल क्लास करेंगे धीरे धीरे। 66 क्या कह रहे हैं, निम्नलिखित में से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है। और सार्क को सदस्य को याद रखना बहुत आसान है, बहुत लोग उसको भी रटने लगते हैं। देखिए, अगर आपको भारत के पड़ोसी देश पता है तब तो सार्क आपको आसानी से याद रहेगा। भारत के कुल 9 पड़ोसी देश हैं, जिसमें 7 से हमारी सीमा लगती है, 2 हमारे समुद्री पड़ोसी हैं जो श्रीलंका और म्यांमार है, सॉरी मालदीव है, ठीक है। अब यहाँ पर पहले मैं आता हूँ, सार्क यहाँ पर अब देखिए, भूटान, अफगानिस्तान, मालदीव, ईरान। देखिए ये तीनों हमारे पड़ोसी, ये नहीं है तो इसको यहीं से काट दीजिए। अच्छा सॉरी, तो यहां से इसको काट देते हैं तो ईरान। तो आंसर ये ईरान होगा। ये हमारा क्या नहीं, ये सदस्य, सार्क का सदस्य नहीं है। सार्क की अब बात करते हैं। देखिए हम लोग बात करते हैं सार्क। सार्क का फुल फॉर्म क्या होता है, इसको बोलते हैं साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। क्या बोलते हैं हम लोग इसको बोलते हैं, इसको फुल फॉर्म भी कभी कभी पूछ लिया जाता है, साउथ एशियन, है ना, एसोसिएशन फॉर, है ना, रीजनल, है ना, रीजनल कोऑपरेशन, है ना, कोऑपरेशन, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो ये हमारा जो है सार्क का फुल फॉर्म है। कितने सदस्य देश हैं सार्क के, तो टोटल 8 सदस्य हैं। कितने सदस्य हैं, 8 सदस्य, जिसमें भारत भी है। तो भारत को छोड़ के इसका मतलब कितना हो गया, एक तो इसमें कौन हो गया, इसमें हो गया भारत हो गया, ठीक है। भारत को छोड़ करके अब 7 और कौन है। देखिए इसको याद रखने का बहुत आसान तरीका है। देखिए भारत का, जैसे मैंने कहा 9 पड़ोसी, उस 9 पड़ोसी में बस आप 2 पड़ोसी हटा दीजिए। मैं यहां बता रहा हूं कौन नहीं है, उससे याद हो जाएगा। देखिए 7 और जो है कौन है, जो इसमें जो नहीं है, देखिए जो नहीं है वो है चीन, एक पड़ोसी हमारा, ये नहीं है। और हमारा म्यांमार जो है एक पड़ोसी है, और ये भी इसमें नहीं है, ठीक है। ये 2 पड़ोसी को बस आप हटा दे तो बस आपका काम हो जाएगा। बाकी हमारे पड़ोसी जो भी देश हैं, चाहे अब यहाँ तो 3 तो आपको दिख रहा है, भूटान, अफगानिस्तान, मालदीव, इसके बाद नेपाल है, बांग्लादेश है, ठीक है, पाकिस्तान है आपका, ये सब जो है, मालदीव है, श्रीलंका है, मालदीव यहाँ लिखा हुआ है तो श्रीलंका, तो ये सब हमारे क्या है, ये सार्क के सदस्य हैं। तो बहुत आसानी से आप याद रख लेगा कौन नहीं है, पड़ोसी देश याद रखे और कौन नहीं है, बस इतना याद रखिएगा, आपका काम हो जाएगा। चलिए अगले। अच्छा एक चीज ये भी आपसे पूछ सकता है, सार्क की स्थापना कब हुई थी, ठीक है। तो देखिए सार्क की स्थापना जो है ये हुई थी 8 दिसंबर 1985 को, ये याद रख सकते हैं आप, ये 8 दिसंबर, है ना, 1985 को ये सार्क की स्थापना हुई थी, ठीक है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल क्या होगा, क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 67, है ना,
ठीक है। 67 क्या कह रहा है? कह रहा है कि किस मुगल सम्राट के शासनकाल के दौरान मुगल दरबार में चाहर तस्लीम और जमीन बोस लागू किया गया था। देखिए, इसको लागू करने वाले थे शाहजहां। शाहजहां ने क्या किया है ना, शाहजहां ने है ना, इसने क्या किया, सबसे पहले ये समझिए कि उन्होंने सजदा और जो पाइबोस होता था, ठीक है, उसको उन्होंने बंद कर दिया और उसकी जगह पर उन्होंने जो है चाहर तस्लीम और जमीन बोस जो ये लागू किया गया। ये अच्छा क्वेश्चन है, ये इंटरनल क्वेश्चन है, वो डेप्थ वाला क्वेश्चन है जो आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये शाहजहां थे। मुगल हिस्ट्री तो इंपॉर्टेंट हो ही जाती है ना, तो वो आपको ध्यान में रखना है, मुगल इतिहास। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा हो जाएगा 68 क्या कह रहा है? कह रहा है बौद्ध धर्म में उपदेश देने के लिए किस भाषा का प्रयोग किया गया? ये पहले बिहार एसएससी के भी स्लाइड पीवाई के हमने डिस्कस किया है। वो कौन सा हो जाएगा? पाली। भगवान बुद्ध जो है वहाँ का जो उस समय का जो लोकल लैंग्वेज था पाली, उसी में प्रीच करते थे, तो वह पाली है, ठीक है। जो त्रिपिटक है बौद्ध धर्म का जो एक ग्रंथ है त्रिपिटक, वो भी पाली भाषा में लिखा गया है, तो ये भी ध्यान में रखेंगे। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, है ना। जो महावीर थे उनकी भाषा प्राकृत थी, आप ये याद रख सकते हैं, ठीक है। हमारा क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 69 है ना। कह रहा है अचुंबकीय पदार्थ है ना, यानी कि पारामैग्नेटिक जो सब्सटेंस है वो क्या होता है इनमें से? देखिए वो क्या होता है, वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी कि आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द मैग्नेट बाय द वीक फोर्स, है ना। कहने का मतलब ये हो गया, ठीक है, कि जो अचुंबकीय पदार्थ होते हैं वो वीक फोर्स वाले मैग्नेट से क्या होता है, उसकी तरफ वो अट्रैक्ट हो जाते हैं, तो ऐसे पदार्थ क्या हो गए? अचुंबकीय पदार्थ हो गए, ठीक है। तो आप ये ध्यान में रखेंगे। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो हमारा अगला सवाल क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 70 हो जाएगा। 70 क्या कह रहा है? कह रहा है किस मौर्य स्तंभ के शीर्ष पर एक विशाल हाथी स्थापित है? तो ये कौन सा पिलर है? देखिए ये संकीसा पिलर है, ठीक है। ये कहाँ पर है? देखिए संकीसा, ये कौन सा पिलर है? अब देखिए अशोक के बहुत सारे पिलर जो हैं वो प्रसिद्ध हैं, ठीक है, और उसके पिलर से क्वेश्चन बनता है, तो इस टॉपिक को आप जरूर याद कर लीजिएगा, है ना। मैंने बहुत सा जो टॉपिक लिस्ट बना आपको पढ़ाने में, उसमें से ये टॉपिक भी शामिल किया हुआ है, ठीक है। तो ये जो है ना, कहाँ है? यूपी का फर्रुखाबाद। कहाँ पर है ये? आपसे ये भी जगह, तो यूपी का हमारा जो फर्रुखाबाद है ना, फर्रुखाबाद जो है वहाँ पर है, ये आपका है ना संकीसा पिलर है, और यहाँ पर एक विशाल हाथी का जो है उसमें बना हुआ है, ठीक है। तो आप ध्यान में रखेंगे। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा अगला सवाल, इसका सारनाथ का भी बहुत बार पूछा जाता है, ठीक है। चलिए अगला सवाल है 71 कह रहा है पर्यावरण संरक्षण के बारे में जागरूकता फैलाने में सहायक पुस्तक साइलेंट स्प्रिंग, इसके लेखक कौन है? देखिए अब ये बुक आपको ध्यान में रख सकते हैं, इसके लेखक थे है ना रेचल कार्सन, ठीक है। रेचल कार्सन किसने लिखा था? रेचल कार्सन की एक, इन्होंने दरअसल, चूंकि आपको याद होगा ये समय था जिस समय पेस्टिसाइड का बहुत ज़्यादा यूज़ किया जा रहा था। इसी समय भारत में भी हरित क्रांति सब आई थी, ये 1960s की बात है। उन्होंने 1962 में ये किताब लिखी थी, ठीक है, और इन्होंने पेस्टिसाइड के जो दुष्प्रभाव हैं उसके बारे में बात की थी। इसने किसकी बात की थी? जो पेस्टिसाइड है ना, पेस्टिसाइड के दुष्प्रभाव है ना, दुष्प्रभाव की बात की, ठीक है, उसके बारे में बताया था, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। अच्छी किताब है, ठीक है, आपको पढ़नी नहीं है ना, आपको बस याद रखना है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 72 है। 72 क्या कह रहा है जरा देख लेते हैं। 72 कह रहा है कि तिलैया बांध किस नदी पर है? अच्छा क्वेश्चन है। देखिए तिलैया बांध जो है वो बराकर नदी है ना, ये झारखंड में एक नदी है। ये कहाँ पर है? ये झारखंड में, तो ये आप ध्यान में रखेंगे। बराकर नदी पर ही एक और डैम है, ठीक है, इस पर एक और बांध जो है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है और उसको आप ध्यान में रखिएगा, वो है मैथन बांध। ये भी झारखंड में ही है, मैथन है ना। कौन सा बांध है? मैथन बांध है। झारखंड का मैं एक दो बांध और भी आपको, तो मैथन बांध ये भी झारखंड में ही है। झारखंड के अगर अन्य बांध की बात करें, क्योंकि देखिए झारखंड से दामोदर नदी बहती है, और दामोदर घाटी परियोजना की जब शुरुआत हुई थी तो उसमें ये सारे बांध, तिलैया वाला बांध जो है वो बनाया गया, उसके बाद जो है आपका मैथन बांध बनाया गया, यहाँ पर पंचायत बांध है और तेनू घाट बांध है, ठीक है। तो यहाँ पर और कौन सा बांध है? एक तो पंचायत बांध, ये भी उसी का पार्ट है ना, पंचायत है, सॉरी ये पंचायत बांध है, ठीक है। अब पंचायत बांध है और इसके है ना तेनू घाटी है ना, उसका नाम बेसिकली अगर आप देखें तो तेनू घाट बोलते हैं, तेनू घाट बोलते हैं, है ना। तो तेनू घाट बांध है ना, तेनू घाट बांध ये जो है यहाँ पर है, ठीक है।
चलिए ये समझ में आ रहा है। ये दोनों कौन सी नदी पर है? ये दामोदर नदी है ना, दामोदर परियोजना भी है और दामोदर नदी पर, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना है, ये सब कुछ बांध है। वैसे आपको अलग अलग राज्य में कौन कौन से महत्वपूर्ण बांध है उसको ध्यान में रखना ज़रूरी है, ठीक है। स्टैटिक का टॉपिक है ये, ज्योग्राफी का भी और स्टैटिक दोनों का ही टॉपिक है। हम लोग इसको स्टैटिक वाले पार्ट में पढ़ेंगे। उसके बाद है किस अधिनियम द्वारा भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया गया? देखिए यहाँ ये क्वेश्चन एक्चुअली इसके दो आंसर हो सकते हैं और थोड़ा कंफ्यूजिंग है, क्योंकि देखिए अगर आप 1813 का चार्टर देखेंगे और 1833 का देखेंगे तो दोनों में इसके बारे में मेंशन है। 1813 में इसकी शुरुआत हुई और कहिए 1833 में पूरी तरीके से उसके एक अधिकार को समाप्त कर दिया। तो अब इसलिए आंसर उस हिसाब से जो है आपका क्या होगा, 1823 ही आपको मारना पड़ेगा, सॉरी 33 जो है वो मारना पड़ेगा। तो सारे चार्टर एक्ट भी इंपॉर्टेंट है, जो आपका है ना 77 का रेगुलेटिंग एक्ट है ना, 73 से शुरू हुआ रेगुलेटिंग है 73, फिर 77 में, फिर 84 में पिट्स इंडिया एक्ट आया, फिर आपका चार्टर एक्ट 1813, चार्टर एक्ट ऑफ 1833। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट सब हैं जो आपको ध्यान में रखना है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 74। 74 क्या कह रहा है? कह रहा है कि कोडरमा में खनन के लिए, देखिए कोडरमा यहाँ थोड़ा है ना जानी जाती होगा, और कोडरमा खनन के लिए जानी जाती है। नहीं, किसके खनन के लिए जानी जाती है? देखिए कोडरमा जो है ये जो मीका है, पहले कोडरमा कहाँ, ये जगह आप समझ लीजिए, ये झारखंड में, ये कहाँ पर है? झारखंड में। और ये मीका के खनन के लिए फेमस है, ये कोडरमा वाला क्षेत्र, ठीक है। और जब मीका की बात आती है तो दो तीन बातें आपको ज़रूर पता होनी चाहिए। सबसे पहले भारत की अगर मैं बात करूं, मीका की अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो भारत इसका 8वां सबसे बड़ा, भारत 8वां ये उत्पादक देश है, भारत 8वां सबसे बड़ा उत्पादक देश है। और भारत में अगर मीका के सबसे बड़ा, भारत में अगर हम बात करें तो भारत में जो आंध्र प्रदेश है ना, आंध्र प्रदेश सबसे बड़ा उत्पादक है, प्रदेश जो है वो सबसे बड़ा है ना, सबसे बड़ा उत्पादक, ठीक है, बड़ा उत्पादक है, ये ध्यान में रखेंगे। आंध्र प्रदेश की अगर बात करें, उसके बाद राजस्थान है, ठीक है, फिर उसके बाद ये पहले नंबर पर हो गया, दूसरे पर अगर आप रखेंगे तो वो राजस्थान में मीका प्रोडक्शन में, और फिर आपका तीसरे नंबर पर बिहार। तो जो लोग बिहार के बारे में पढ़ते हैं तो बिहार में मीका, मीका को हिंदी में क्या बोलते हैं? अभ्रक बोलते हैं। जो लोग हिंदी माध्यम के वो लोग देख लेंगे, वो अभ्रक है ना। देखिए अगर आपको हिंदी के, अगर इंग्लिश के ऑप्शन से दिक्कत है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, मैं कोशिश करूँगा हिंदी में भी आपका ऑप्शन रहे, ठीक है। वैसे से ज़्यादा दिक्कत होनी नहीं चाहिए आपको, है ना। तो ये अभ्रक, तो अभ्रक के उत्पादन की अगर बात करें तो ये सारे डेटा जो हैं वो आपको ध्यान में रहने चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 75 की तरफ बढ़ते हैं, है ना। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 75 जो है 75 क्या है? कह रहा है कि प्रत्यावर्ती धारा, यानी कि जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, है ना, ऑल्टरनेटिंग करंट जिसको बोलते हैं, कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? इट कैन बी ट्रांसमिटेड ओवर द लॉन्ग डिस्टेंस, है ना, इट्स प्रोडक्शन इज चीप, इट्स मैग्नीट्यूड रिमेन द सेम एंड इट्स वोल्टेज कैन बी चेंज्ड। मतलब ये कह रहा है कि इसका ट्रांसमिशन लंबी दूरी तक किया जा सकता है, ये सही बात है, ये किया जा सकता है। इसका प्रोडक्शन सस्ता होता है, ये भी बात सही है। इसका जो मैग्नीट्यूड है वो सेम रहता है, नहीं ये बात गलत है, आंसर यही होगा। देखिए अगर आप प्रत्यावर्ती धारा के बारे में पढ़ेंगे तो आपको ये पता होगा कि प्रत्यावर्ती धारा विद्युत परिपथ यानी इलेक्ट्रिक सर्किट में अपनी दिशा और अपना परिमाण दोनों बदलती रहती है, ठीक है। तो ये गलत है, इसका दिशा और परिमाण बदलते रहता है, ये आपको याद रखना है। तो इसका आंसर ये हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़े, अगले साल क्वेश्चन नंबर हमारा हो जाएगा 76। 76 क्या कह रहा है? 76 कह रहा है कि महात्मा गांधी की जीवनी के लेखक कौन है? देखिए महात्मा गांधी की जीवनी के जो लेखक हैं उनका नाम है डीजी तेंदुलकर, है ना। क्या नाम है? डीजी तेंदुलकर। देखिए इन्होंने जो लिखा था वो क्या था? उन्होंने लिखा था महात्मा गांधी लाइफ ऑफ मोहनदास करमचंद गांधी। उन किताब क्या थी? आप ये भी अगर याद रखना चाहें तो किताब का नाम था महात्मा गांधी, है ना, गांधी, है ना, द लाइफ ऑफ, है ना, लाइफ ऑफ मोहनदास करमचंद गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी, करमचंद, है ना, करमचंद गांधी, ठीक है। चलिए ये आप ध्यान में रखेंगे। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़े। हमारा अगला सवाल हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर हो जाएगा कितना? 77। 77 क्या कह रहा है?
कह रहा है कि रेगुर मिट्टी को इस नाम से भी जाना जाता है। देखिए रेगुर मिट्टी को हम लोग क्या बोलते हैं, ब्लैक सॉइल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम इसको, ब्लैक सॉइल। इसको लावा मिट्टी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको, तो रेगुर जो मिट्टी है इसको लावा मिट्टी भी कहते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, इसको हम लोग लावा मिट्टी भी कहते हैं। तो सॉइल्स के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। ज्योग्राफी का टॉपिक है, बहुत बार पूछा जाता है, बहुत तरह के इसमें क्वेश्चंस बनते हैं, तो सॉइल से बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए अब अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा अगला सवाल क्या हो जाएगा, नहीं चलिए, तो ये हमारा जो है वो क्लास कंप्लीट हो गया है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही है। ठीक है, आप जो लोग वीडियो देख रहे हैं, आप ऑब्वियसली आपने कंप्लीट वीडियो देखा है। आपको वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर ज़रूर करिए, है ना। और बाकी दरोगा के जितने भी PYQs है उन सब का डिटेल सॉल्यूशन मैं आपके सामने रखूंगा। और साथ ही मैंने टॉपिक वाइज वीडियोस जो है वो स्टार्ट कर दिया अपलोड करना। ठीक है, तो बहुत जल्दी आपको एक एक करके सारे टॉपिक्स जो है 1-2 महीने के अंदर जो है बहुत सारे वीडियोज़ आपके लिए अवेलेबल होंगे, है ना, जो आपके एग्जाम में गारंटीड, है ना, आपको हेल्पफुल होगा। ठीक है, बाकी चैनल के साथ बने रहिए, अपना सपोर्ट बनाए रखिए। जय हिंद, धन्यवाद।